नमस्कार, आप देख रहे हो हर्मिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज लोक भवन में संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर अब मुहर लगी। हालांकि जिस संभल की घटना की न्यायिक जांच रिपोर्ट का इंतजार था, वहां रिपोर्ट बैठक में आज नहीं रख पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे अहम रहा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति। इस निगम के जरिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन, ईपीएफ और अन्य अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। सुनिए। संभल की रिपोर्ट पेश होगी, क्या नहीं, आज नहीं थी। उस पर सारे महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आए हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा मुद्दा उसमें था कि जो हमारे लाखों कर्मचारी जो थे, लाखों कर्मचारियों के साथ कुछ एजेंसियां अन्याय करती थी, उन्हें समय पर वेतन नहीं देती थी, कम थी, शिकायतें थी। उसे कारपोरेशन बना के रेगुलेट कराया। वहाँ आरक्षण का पालन भी होगा, वहाँ उनको समय से वेतन भी मिलेगा, जितना उचित वेतन निर्धारित है वो मिलेगा। उनके पीएफ कटिंग दुर्घटना हो गई तो उन्हें फिर हमारी सरकार उन्हें सुरक्षा कवच भी देगी। ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ आज के दिन में पास हुआ। लेकिन सबको इंतजार था संभल की न्यायिक रिपोर्ट का, वो नहीं आई। हमको लगता है वो समय पर आएगा और न्यायिक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री पास सौंप दी गई और इसके लिए मुख्यमंत्री जी तो हम लोगों ने पहले भी बता दिया। बलरामपुर, श्रावस्ती कुछ ऐसे हमने कहा ऐसे मैं तो ऐसे अपने समय आने पर मैं अपनी मांग करूंगा कि पूरे प्रदेश में एक ऐसा एक टास्क फोर्स एक बने, टास्क फोर्स एक टीम बने, जिससे वो जांच हो कि इस तरह का संभल जैसे और जगहों पर कहीं माइग्रेट किए हों, हमारी संख्या घटी हो, राजनीति के शिकार बनाए गए हों और दंगे और दहशत से लोगों को भगाए गए हों, उनको फिर से वहाँ बसाया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए। अखिलेश यादव बोला है कि निश्चित रूप से समय आने पर कार्रवाई होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का यही है कि जांच में जो दोषी पाया जाता है, कितना रसूखदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। आज के बैठक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है, जो अगले 6 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। इस नीति के तहत डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, मल्टीप्लेयर पीसीबी जैसे 11 अहम कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में की जाएगी। यानी एक और जहां संभल की जांच रिपोर्ट का इंतजार जारी है, वही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास, निवेश और रोजगार को लेकर अहम फैसले लिए हैं। के समय मैंने संभल की रिपोर्ट के बारे में, कार्रवाई के बारे में कोई बातें नहीं सुनी है। मैं उसके बारे में नहीं कुछ जान पाया हूँ, चूँकि वो विषय आगे पीछे आता है तो उसमें हमारे सक्षम मंत्री उसमें जवाब देंगे, लेकिन संभल के इशू में मेरे सामने कोई चर्चा नहीं हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास को नई दिशा देने वाले कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जल जीवन मिशन और इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड सड़क परियोजना पर बड़ी मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत 20,765 करोड़ रुपए की लागत से 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई है। इसके अलावा 60,786 करोड़ रुपए की लागत से 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं भी मंजूरी मिली है। इन योजनाओं से लाखों ग्रामीण परिवारों को स्वस्थ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। मंत्रिपरिषद ने इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन सड़क परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। यहाँ लगभग 48 किलोमीटर लंबी सड़क हाई ब्रिज एनयूटी मॉडल पर बनेगी और इसकी अनुमानित लागत 29,35.15 करोड़ रुपए है। सड़क परियोजना में 34 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर, एक रेलवे ओवर ब्रिज ओवर ओबी और 7 पुल और 2 बड़े जंक्शन शामिल होंगे। इसके अलावा आधुनिक रोड्स, मार्किंग, सुरक्षा उपाय और इंफ्रास्ट्रक्चर का
1999 परियोजना का हिस्सा है। एक और सरकार ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ज़रूरतों जैसे स्वच्छ जल की व्यवस्था पर ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने में की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भी उन्हें धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उनके प्रयास से अनुराग जैन जी का कार्यकाल 1 साल बढ़ा है। तो मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया, अनुराग जैन जी का भी शुभकामनाएं दी। उसके साथ ही मन की बात अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले रविवार को उसमें मध्य प्रदेश की बहुत प्रशंसा की। एक मध्य प्रदेश में जो खेल क्रांति हो रही है, हाल ही में श्रीनगर में डल झील पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था। इसमें सर्वाधिक मेडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए थे। उसका उल्लेख मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने किया और अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ उन्होंने शहडोल, जो एक छोटा सा जिला है, नया जिला हमारा, वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों की भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में, जो कि लेक्स फ्रीडमैन के द्वारा लिया गया था, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के शहर फुटबॉल शहडोल की तारीफ की है। और उस पॉडकास्ट को देखा जर्मन के खिलाड़ी फुटबॉल कोच डिडमार बायर्सडॉर्फर ने। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है, मध्य प्रदेश में शहडोल एक ब्राज़ील की तरह उभर रहा है फुटबॉल के, तो हम भी वहाँ के खिलाड़ियों को कोच करना चाहेंगे। भारत सरकार और कोच मिस्टर डिडमार बायर्स के बीच में चर्चा चल रही है। हम शहडोल के खिलाड़ियों को वहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आज बलिया दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 6 नई बसों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों का संचालन बलिया से बक्सर, मांझी घाट और माऊ जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जल्द ही 25,000 बसों के बड़े से लैंस होगा। फिलहाल राज्य देश में सरकारी बसें की संख्या में दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। प्रदेश में 9500 नई बसें खरीदी जा रही है ताकि यात्रियों के बेहतर सुविधा मिल सके। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसों का बेड़ा ही भी तैयार हो रहा है, जो न केवल सुविधाजनक होगी बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी रहेगी। मंत्री ने कहा कि बलिया को बस सेवा के मामले में अव्वल जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बैरिया में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के लिए 20 बीघा जमीन आवंटित की गई है, जिस पर जल्द निर्माण शुरू होगा। वहीं उजियार और रासड़ा में भी भव्य बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। जीरा बस्ती स्ट्रीट कार्यशाला में सुंदरीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यहां कार्यशाला अब आधुनिक उपकरणों से लैस होगी, बसों की मरम्मत और रखरखाव में बड़ा योगदान देगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम न सिर्फ यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएगा बल्कि ग्रामीण विकास को भी रफ्तार देगा। अच्छा बेटा, आप लोग नहीं सर, सड़क से अभी सड़क से ये आइए आगे भैया कहाँ है भैया?
रिंकू भैया मंत्री जी, आज कई बसें यहाँ से उद्घाटन किए गए हैं, 6 बसें। कहाँ ये बसें चलेंगी और लोगों को कितना अब सुविधा मिल रही है? ये आज जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6 बसें नई जो है हमारे आइसर कंपनी की जो बसें आई हैं उसमें से चलाई गई है, जो बक्सर के लिए जाएगी, सोनवानी के लिए जाएगी, ऐसे करके ये सभी जगह का है। इसमें महाराजपुर बलिया मऊ है, फिर माझी घाट बलिया मऊ है, फिर नगरा चंद्रा धाम जलतरा रोड बलिया है, कारो बलिया बक्सर बलिया है, फिर आपके सुनवानी बलिया मऊ है, फिर एकईल बलिया मऊ है। इस तरह से 6 रूटों पर आज ये बसें चलाई गई। आगे और भी जो बसें और रूटों को भी हम लोग नई रूट बनाए हैं 1540, जिसमें बलिया का भी रूट है, तो सभी रूटों पर नई परमिट लेकर के हम लोग बसें चला रहे हैं। अब हर गांव को जोड़ने का हम लोग की योजना है। इलेक्ट्रिक बसें भी हम लोग चलाएंगे। बलिया में भी चार्जिंग पॉइंट बन रहा है, बहुत जल्द बलिया में भी इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। जिस तरह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी जाने आने में, अब हर जगह रोडवेज की बसें, हर जगह रोडवेज की बस होगी, हर गांव को जोड़ेंगे हम लोग। और इलेक्ट्रिक बसें भी अब केवल अभी तक महानगरों में चलती थी, अब जो है हर जिले में कम से कम पहले फेज में उत्तर प्रदेश के 42 जिलों को हम कवर कर लेंगे और दूसरे फेज में 75 के 75 जनपद उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिक बसों से आच्छादित हो जाएंगे। हम जो है अब ग्रामीण 2 शहरों को जोड़ने के लिए बसें चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें। अटल बिहारी वाजपेयी सेवा जो 2 इलेक्ट्रिक बसें हमारी होगी 2 शहरों को जोड़ने का। उसके बाद हम जो है ग्रामीण सेवा चलाएंगे, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसें जो है हर गांव से उसको जो है ले आकर के जिला मुख्यालय तक उसको जोड़ेंगे कि हर गांव में हमारी बसें चलें। जो स्टॉपेज रहेंगे, जो बस स्टैंड रहेंगे, किस तरह के रहेंगे इस बार के? बहुत आधुनिक बस स्टैंड बन रहे हैं हमारे। 23 बस अड्डा हवाई अड्डा की तरह बन रहा है और जो है अभी 54 बस अड्डों का फिर से टेंडर होने जा रहा है। लखनऊ का हमारा एक बस अड्डा 1000 करोड़ का बन रहा है, तो बहुत अच्छा बन रहा है, जहाँ मॉल भी होगा, होटल भी होगा, वहाँ रेस्टोरेंट भी होगा, महिलाओं के लिए अलग से लाउंज होगा, अच्छे शौचालय होगा। जिस तरह से हवाई अड्डा पर सब सुविधा मिलती है वो हमारे बस अड्डों पर भी सुविधा मिलेगी। देखा जाए मंत्री जी, संविदा कर्मी हैं जो, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, संविदा कर्मी हैं और उनके लिए भी बेहतर व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि उनके चरणबद्ध तरीक़ों से सैलरी बढ़ाया जाए, उनकी और भी जो फैसिलिटी है उसको भी उनको प्रदान किया जाए। इसके लिए विभाग में कमेटी बनाई गई है, वो रिपोर्ट देगी, उसको आगे किया जाए। लखनऊ से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने नेत्रदान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बताया गया कि भारत में हर साल करीब 1 लाख लोग कार्नियल अंधत्व के शिकार होते हैं, लेकिन नेत्र प्रत्यारोपण मात्र 25,000 को ही मिल पाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश को हर साल 75,000 से अधिक कॉर्निया की ज़रूरत है और इसके लिए जागरूकता की एकमात्र समाधान है। इस अवसर पर चिकित्सालय की उपलब्धियों को भी साझा किया गया। वर्ष 2024 से लेकर 2025 में रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय ने 2080 ऑपरेशन कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वही वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर KP सिंह ने अकेले 2080 ऑपरेशन कर संयुक्त चिकित्सालय स्तर पर लगातार पहला स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर आनंद कुमार ने 1114 ऑपरेशन कर जनपद स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। अधीक्षक डॉक्टर नीलिमा सोनकर ने कहा कि नेत्रदान मृत्यु के बाद भी इंसान को अमर बना देता है। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टरों ने लोगों से नेत्रदान का संकल्प लेने की अपील की। एक छोटी सी पहल किसी के जीवन में उजाला भर सकती है। अगर आप भी नेत्रदान के बारे में सोच रहे हैं तो आज ही संकल्प ले, क्योंकि आपकी आंखें किसी और की रोशनी बन सकती है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल प्रांगण में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये पखवाड़ा 2 सप्ताह का होता है।
इस पखवाड़े को मनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें कि हम नेत्र दान करके एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। इससे हमारी जो कॉर्निया है वो डोनेट की जाती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद को मिलती है, जिससे वो आपके बाद भी इस दुनिया को देख सकता है। और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएशन है जो हमारे यहाँ हमारे नेत्र सर्जन डॉक्टर केपी सिंह और डॉक्टर आनंद ये बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और बहुत सर्जरी यहाँ हो रही है। लोगों का बहुत भला हो रहा है, काफ़ी लोगों की आँखें जो है ठीक हो रही हैं। पर हमें इस जागरूकता को फैलाना बहुत ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि हमारी आंखें निकाल ली जाएंगी तो हमारा अगला जनरेशन अंधा होगा। जैसा कि डॉक्टर केपी सिंह ने भी बताया, ये सारी भ्रांतियां हैं, ये दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमारे पत्रकार बंधुओं से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को फैलाएं कि नेत्रदान करने से हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं और हम अपने मरने के बाद भी हम इस दुनिया को देख सकते हैं। और नेत्रदान एक अच्छा दान है, इसके लिए हम सब जागरूक हों और अपना दान करने की कोशिश। पीछे रहते हैं जो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही है कि ये एक भ्रांतियों से आप दूर रहें। आप नेत्रदान करके अमर हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान करें। आप अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बताएं कि नेत्रदान में केवल एक कॉर्निया जो आगे आँख के आगे एक झिल्ली होती है, बस उसी को दान करना है और उस दान से आपकी पूरी आँख नहीं निकाली जाएगी। तो हम जो धीरे धीरे करके इन भ्रांतियों को दूर करेंगे तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा और नेत्रदान ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे हमारे यहाँ जो लोग हैं जो इस दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, हम कुछ हद तक इसे कम कर सकते हैं। जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं कहीं न कहीं नेत्रदान के लिए आए हैं या किसी को जागरूक किया जा रहा है? कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ को जानने की इच्छा है कि ये कैसे हो सकता है, जिसके बारे में डॉक्टर केपी सिंह ने बहुत डिटेल में समझाया भी है। और हो सकता है कि हम इस प्रोग्राम से उनके दिमाग में कुछ चेंज ला सकें, वो अपने घर परिवार और दोस्तों में इस चीज़ों को बता सकें कि नेत्रदान एक अच्छा विषय है। आज रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ के रानीपुरम में नेत्र पखवाड़े का आयोजन आपके कैंप यहाँ किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। ये नेत्रदान पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव है। ये हर साल अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। इसमें हम जनमानस को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोग इसके बारे में जो फैली हुई भ्रांतियाँ हैं उससे दूर हट के अपना नेत्रदान करें। जैसा देखा गया है कि नेत्रदान से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, लोगों में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं कि अगले जन्म में जो है वो अंधे पैदा होंगे या ऐसा कुछ है। लोगों में और भी अभी अवेयरनेस की कमी है हमारे समाज में, तो उसको किस तरह से हम मीडिया के माध्यम से और आम जनमानस को मैसेज देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ऑलरेडी CMS मैडम ने बता चुकी है, फिर भी आप एक अपने नेत्र सर्जन हैं तो उसके बारे में डिटेल होता है। देखिए, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच में अगर हम इसको तार्किक उससे देखें तो हमारा शरीर मृत्यु के बाद किसी काम का नहीं रहता है, या तो हम उसे जला देते हैं या दफना देते हैं। तो अगर हम इस शरीर का इस्तेमाल किसी दूसरे के जीवन के लिए दे सकते हैं तो नेत्रदान से बड़ा या कोई अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। आप अगर ये दान देते हैं तो आप दूसरों की दुनिया में रोशनी ला सकते हैं। इसको सोच के ही हम लोग, आप जो लाभार्थी होते हैं वो तो इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं और वो उसके हमेशा ऋणी रहते हैं कि किसी दूसरे की आंखों से वो देखने के लिए सक्षम हो पाए। जी जी, उनको डर यही लगा रहता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं। हाँ, नेत्रदान तो मेन नेत्रदान का प्रोसेस क्या है, किस तरह से नेत्रदान कराई जाती है? अच्छा, नेत्रदान के लिए जैसा हमने बताया कि आपको हेल्पलाइन पे कॉल करना पड़ता है। और नेत्रदान को मैं ये फिर से बताना चाहता हूँ, नेत्रदान में हम कॉर्नियल बटन को निकालते हैं। कॉर्नियल बटन को निकालते हैं, जो हमारी काली पुतली है उसके आसपास कुछ सफ़ेद सतह और काली पुतली, इसी को हम निकालते हैं। और इसके बाद इतवा से बड़ी खबर, जहां बसपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प,
पथराव ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मामला नगर पालिका चौराहे का है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों में जमकर पथराव हुआ। सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बिरला शक्या की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोधी नारे लगाने का शुरू कर दिए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ऊपर से और भाजपा कार्यकर्ता नीचे से पत्थर फेंकते हुए भगदड़ मच गई। दुकानों के शटर गिर गए और पूरा इलाका तनाव में आ गया। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय पर धावा डाला बोला और पथराव कर रहे कार्यकर्ताओं पर अंदर बंद कर दिया गया। इस घटना से आक्रोशित भाजपा नेताओं ने नगरपालिका गेट पर धरना दे दिया। विधायक सरिता भदौरिया और जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष की तहरीर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशुतोष दीक्षित, शहर अध्यक्ष राजित खान समेत 8 नामजद और 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर बीएनएस की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्हें मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिरासत हुई है, किस तरीके की कार्रवाई की गई? देखिए, आज बीजेपी के तरफ से घोषित था कि जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के उपलक्ष्य में इन लोगों के द्वारा एक कथित रूप से था कि हम लोग कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जो सड़क पर ही नगर पालिका के सामने बना हुआ है, तक पहुंच करके और ज्ञापन देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, केवल नारेबाजी होगी। इस उपलक्ष्य में उन लोगों के द्वारा कुछ कदम तक अपना प्रस्थान करके गए थे। तब तक अचानक कांग्रेस के कुछ या अराजक जो भी तत्व थे, उनके द्वारा ईंट कुछ फेंकी गई। इस पर तत्काल प्रशासन के द्वारा सख्ती दिखाते हुए जो भी अराजक तत्व थे उनको मौके से हिरासत में लिया गया है और आज जो आवेदिका के रूप में एक तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई में लाई जा रही है। कितने लोग नामजद हैं इसमें, कितने? तहरीर के आधार पर 8 लोगों को नामजद किया गया है और करीब 20 लोगों को अज्ञात के रूप में दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।